बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहला ओपिनियन पोल आ गया है। ये ओपिनियन पोल किया है मट्रीज ने आईएनएस न्यूज़ एजेंसी के साथ मिलकर, और इस ओपिनियन पोल को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मट्रीज के फाउंडर डायरेक्टर मनोज सिंह जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। तो मनोज जी, यह जो आपका ओपिनियन पोल आया एकदम धमाका कर दिया, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आपका जो ओपिनियन पोल वो ये कह रहा है कि एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन को जो है 80 से 85 सीटें 90 सीटों के बीच में सिमट जाएगी, और प्रशांत किशोर जिनकी आप मतलब काफ़ी चर्चा है, उनको आप मात्र 2 से 5 सीट दे रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जिनकी इतनी चर्चा है मैदान में, प्रशांत किशोर, उनको आपने कहा कि 7 से 8% वोट मिल रहा है और सीटें भी उनको 2 से 5 ही मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी अभी नए नए आए हैं, लगातार वो क्षेत्र में है, सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, यूथ दिख भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी को जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उसका एक अपना संगठन वर्क होता है जो काम करता है। अभी तक हम लोगों ने जहां तक देखा बिहार में कि जमीन से जुड़ा हुआ वो कार्यकर्ता संगठन या संगठनकर्ता के रूप में काम करते हुए पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो ये जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पब्लिक के साथ जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं, और जुड़ाव नहीं हो पाने से आज के डेट में हमारी बातों को लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो वोट देंगे कि नहीं देंगे उस पर अभी डाउट होता है। देखिए, एक राजनीतिक जो होता है व्यक्ति, वो बहुत वर्षों तक लोगों के सेवा में और उनकी सेवा भाव में रहकर काम करता है, और किसी एक चीज को उसने मुद्दे बनाकर उस पर काम करता है। प्रशांत किशोर जी ने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारा उन्होंने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष के ऊपर, और लोगों को पसंद भी आ रहा है कि ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन इतने सब बावजूद के बाद भी मुझसे पूछिएगा तो जमीनी स्तर पे प्रशांत किशोर जी को वो समर्थन नहीं मिल रहा है जिससे कि वो संख्या बल के हिसाब से जीत कर आ जाए। जैसे अभी मेरे आंकड़े में आप देखेंगे, मुझे पॉपुलैरिटी उस हिसाब से नहीं दिखी जो पिछले कई दिनों से उनके पॉपुलैरिटी को लेकर की, उनके चेहरे को लेकर काफी चर्चाएं थी। यदि कोई व्यक्ति इतना पॉपुलर है तो मेरा मानना था कि कम से कम 243 में से एक सीट तो ऐसा ये चुनाव कर सकते थे जिस पे कह सकते थे कि जाओ प्रशांत किशोर के नाम पे तुम चुनाव जीत कर आ जाओगे। मुझे अभी 243 में से कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जिस पर यह कहा जा सके कि आप चुनाव जीत कर आ सकते हैं, यानी प्रशांत किशोर चुनाव किसी को जिता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी का अभी वो स्तर नहीं बन पाया है कि वो बिहार की सत्ता पे काबिज हो पाए। नहीं तो मनोज जी, जैसा आपने कहा कि ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की सेवा करने में समय लगता है, लेकिन एक बार बार तुलना होती है आम आदमी पार्टी से कि जो 2013 में जब वो पहली बार चुनाव मैदान में आई थी तो उसने सरकार तो नहीं बनाई थी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा था, और दूसरी बारी में उन्होंने सरकार भी बना ली थी। तो ये बार बार तुलना होती है आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर की कि भाई पहली बार में भी सफलता मिल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिहार में नहीं हो सकता है? नहीं, दो चीजें उस पे थी। आम आदमी पार्टी के जो चर्चा कर रहे थे कि आंदोलन के साथ उभरी हुई पार्टी थी, जहां पे काफी लोगों का जन समर्थन मिला था, और उस जन समर्थन के आधार पे वो पार्टी का निर्माण हुआ था। प्रशांत किशोर जी ने पार्टी बनाया और जन समर्थन के लिए फील्ड में गए, दोनों में अंतर है। दूसरी बात आप करें, आपका कहना है कि क्या लोगों का बिहार में लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी नहीं बना सकते। मैंने क्या बोला कि अभी लोगों के साथ जुड़ाव कम है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, नॉलेज के बारे में, सब चीज में कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर काफी अच्छे हैं, और मैं तो कहूंगा कि बिहार में सबसे पढ़े लिखे नेताओं में के रूप में माने जाएंगे। लेकिन जन समर्थन के लिए बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से पैदा हुई पार्टी थी, बाद में जो भी हर्ष हुआ, जो भी ये हुआ, लेकिन कम से कम मैं इतना तो कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी कहीं आंदोलन से पैदा हुई पार्टी नहीं थी। नहीं तो अब बात कर लेते हैं महागठबंधन के बारे में। ये ऐसा माना जा रहा था कि महागठबंधन इस बार कड़ी टक्कर देगा, बल्कि चुनाव भी जीत सकता है, क्योंकि दोनों पिछली बार लगभग 37% वोट मिला था, और बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि 12,000 वोटों से ही हम रह गए। लेकिन इस बार जो आप वोटों का भी अंतर दिखा रहे हैं वो लगभग 13% का दिखा रहे हैं, 12 से 13% का। 49% वोट मिल रहा है एनडीए को, और 36% वोट मिल रहा है महागठबंधन को। तो महागठबंधन कहाँ चूक गया आपके हिसाब से? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वोट शेयर का अंतर कम कर लिया था। तो ऐसा क्या बदल गया लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कि महागठबंधन इतना पीछे चला गया?
देखिए, लोकसभा चुनाव था, एक अलग तरह का चुनाव था और मैं लोकसभा का जब कर भी रहा था, लोग आज भी आरोप ये लगाते हैं कि भाई ये लोग तो 400 पार करने वाले थे। आपके पास भी आंकड़े थे मेरे, हम लोगों ने 400 पार की बात नहीं की थी। लेकिन हाँ, आंकड़े जो हम लोगों ने बताया था उससे बहुत कम आई थी बीजेपी या एनडीए फोल्डर की आई थी। भारतीय जनता पार्टी को जो बिहार नहीं, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, तो उनकी नाराजगी, जो उनके कोर वोटर राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जो फॉरवर्ड क्लास कहा जाता है, बनिया क्लास कहा जाता है, जिसको वैश्य कहते हैं, ये उनके वोटर हैं। उसमें से एक राजपूत जो जाति थी, वो इनसे काफी नाराज थी। आप देखेंगे कि गुजरात का भी जो सीट हुआ, इनके लिए नुकसान हुआ, वो भी उसी के कारण हुआ था। 11 सीट राजस्थान में नुकसान किए थे। उत्तर प्रदेश का कोई भी राजपूत बहुल सीट जिसपे कहा जाता था कि राजपूत जीत कर आते हैं, यदि कोई जीत कर आया तो वो उनका अपना है, वो राजपूत सीट की बात नहीं है, उनकी अपनी राजपूत दबंगई थी कि वो जीत कर आए थे। बिहार में आप सिंगल एक छपरा सीट छोड़ लीजिए तो किसी सीट को जीत कर नहीं आए थे। ऊपर से दूसरा था कि पवन सिंह को जो इन लोगों ने लाया और जिस तरीके से काराकाट के सीट को लेकर इतना हंगामा हुआ और उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वहां पे क्या हुआ कि शाहाबाद की जो 6 की 6 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई, जिसमें गया भी था, औरंगाबाद, और गया इसलिए जीत गए कि जीतन राम मांझी खड़ा थे। औरंगाबाद आप हार गए, सासाराम हार गए, विक्रमगंज हार गए, आप आरा हार गए, बक्सर हार गए। तो सब सारी सीटें वो थी सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी इस जात के आधार पे उसकी टोकले। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा कि हमें वोट कहाँ बिखरने नहीं देना है। और आप देखे होंगे कि पवन सिंह का इन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया है। मैथिली के बारे में आ रहा है कि मैथिली भी चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी सुबह। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पे काफी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करे। दूसरी बात, आपने कहा कि इतने बड़े वोट गैप क्यों दिख रहा है भारतीय गठबंधन को लेकर और एनडीए फोल्डर में। देखिए, पिछली बार जिस गठबंधन में 37% या 36% कुछ था उनका आरजेडी का, उसमें मात्र 0.1% से एनडीए फोल्डर आगे थी। लेकिन चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे, जिनको 5.66% का करीब वोट शेयर आया था। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो थे, वो उनका आरएलपी जो पार्टी थी, वो भी अलग चुनाव लड़ी थी एआईएमआई के साथ मिलकर। वो लगभग 2% के करीब चुनाव ले आए थे। ये दोनों आज के डेट में एनडीए फोल्डर में हैं। और ऐसे स्थिति में जो वो दावा करते हैं कि पिछली बार हमारा एनडीए के साथ इतना बड़ा टक्कर हुआ वोट प्रतिशत में, हम लगभग समान आए, तो उसमें वोट प्रतिशत की कमी आएगी। दूसरी बात है कि तेजस्वी ने काफी अच्छा 6 महीने में अपने आप को बूम किया था जब वो उप मुख्यमंत्री से वापस आए थे। उन्होंने मुद्दा खड़ा किया था, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने किया था, यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी समय राहुल गांधी की एंट्री होती है और राहुल गांधी की एंट्री के साथ ही जैसे एसआईआर पे इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया, वोट चोरी पे आंदोलन था, ये सारे जो उन्होंने 6 महीने के अंदर मुद्दों को खड़ा किया था, वो सारे मुद्दे एक तरह से मैं कहूंगा कि निर्जीव नहीं, मर चुके थे। और अब आज के डेट में जब चुनाव अनाउंसमेंट हो गया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अब उनके पास ऐसा समय नहीं है कि इन मुद्दों को फिर जीवित करें और उसको खड़ा करें, क्योंकि अब उनको चुनाव प्रचार करना है, कैंडिडेट करना है, अलायंस की सीटें करनी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पे गलतियां हुई हैं। और ये जो आंदोलन था एसआरआई का, ये जन आंदोलन भी नहीं बन पाया। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं जिसके कारण इस तरह की चीजें बिहार में देखने को मिल रही है।